आप सब, स्वागत है आपका अपने एप्लीकेशन केसीएल ट्यूटोरियल में। और आज के क्लास में हम लोग बात करने जा रहे हैं, लास्ट क्लास है आज का, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी यानी कि डिप्लोमा इन फर्स्ट ईयर का। जल्दी सब लोग लाइव आ जाइए और क्लास को आज हम कंटिन्यू करते हैं। बात करेंगे, हमारा सब्जेक्ट है ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, डिप्लोमा इन फार्मेसी फर्स्ट ईयर के सिलेबस के हिसाब से हम पढ़ रहे हैं। इसे आप बैचलर इन फार्मेसी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में ले सकते हैं। और चैप्टर नंबर 15 है, यानी कि लास्ट चैप्टर है रिप्रोडक्शन सिस्टम। इसके पहले की क्लास में हम लोगों ने लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 में हम लोगों ने मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में डिस्कस कर लिया। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे लेक्चर नंबर 3 में मेंस्ट्रुअल साइकिल और कुछ अदर टॉपिक के बारे में, जिसमें से मेंस्ट्रुअल साइकिल बहुत एग्जांपल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, जल्दी से लोग लाइव आ जाइए। संतोष जी गुड इवनिंग। बाकी बच्चे जो लाइव हैं प्लीज करिए, आपको आवाज प्रॉपर आ रही है, आपको बोर्ड प्रॉपर दिखाई दे रहा है? यदि हाँ तो प्लीज मुझे जवाब दीजिए और हम क्लास को कंटिन्यू करते हैं, स्टार्ट करते हैं यहाँ से। ठीक है, हम आपके रिप्लाई का वेट कर रहे हैं और फिर हम यहाँ से अपना क्लास स्टार्ट करें। ठीक है, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, क्या नाम है? सबकी। ठीक है, चलिए ठीक है, मैं क्लास कंटिन्यू करता हूँ। किसी का कमेंट नहीं आ रहा है, इसका मतलब आवाज प्रॉपर है, क्लासेस ठीक है, तो हम क्लास कंटिन्यू करते हैं बिना लेट किए हुए। टॉपिक है व्हाट इज द मेंस्ट्रुअल साइकिल। हम लोग रिप्रोडक्शन सिस्टम पढ़ रहे हैं, लास्ट क्लास, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। चलिए कंटिन्यू करते हैं। तो व्हाट इज द मेंस्ट्रुअल साइकिल, इसको हिंदी में देखा जाए तो माहवारी, मासिक चक्र के नाम से जानते हैं इंग्लिश में मेंस्ट्रुअल साइकिल। और एक इसके लिए कॉमन वर्ड यूज किया जाता है पीरियड। ये एक कॉमन टर्म यूज किया जाता है तो इसके लिए, जिसे हम लोग पीरियड्स कहते हैं। क्यों कहते हैं पीरियड्स, इसके पीछे रीजन क्या है? देखिए, कोई भी एक चीज है, जैसे कि कोई एक चीज है, अगर एक फिक्स टाइम के बाद वो रिपीट हो रही है, एक फिक्स टाइम के बाद वो रिपीट हो रही है बार बार, इस मान लीजिए कोई एक इवेंट यहाँ पे हो रहा है और हम यहाँ से गए, यहाँ से गए, यहाँ से गए, यहाँ से गए, कुछ देर बाद हम यहाँ पे आएंगे तो वो इवेंट फिर से रिपीट होगा, फिर आगे बढ़ेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, फिर यहाँ पहुंचेंगे तो ये इवेंट फिर रिपीट होगा और फिर आगे बढ़ेंगे। यानी किसी भी फीमेल्स के लाइफ टाइम में, उनके पूरे सेक्सुअल लाइफ के ड्यूरेशन के दौरान पीरियड जो है वो, मतलब जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, वो हर एक फिक्स 28 से 30 दिन की अवधि के बाद बार बार रिपीट होता है, इसीलिए इसको पीरियड कहते हैं। ठीक है, पीरियड के पीछे इसका एक रीजन है, इसे पीरियड कहा जाता है। तो व्हाट इज द पीरियड, ये समझ में आ गया। बेसिकली ये होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल। हम आज की क्लास में बात करेंगे कि मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होते हैं, कितने चरण होते हैं, कितने स्टेजेस होती हैं, इनको हम बात करेंगे। ठीक है, तो इसको बात करने से पहले एक बार हम फिर से रिपीट करते हैं, इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। अगर आपको याद होगा, लास्ट क्लास में हमने देखा था कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, उस ऑर्गन में ये जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है, यूट्रस, ये ओवरी, ये फैलोपियन ट्यूब, और नीचे की तरफ जो है आपका ये यूट्रस है, और ये यूट्रस की वॉल, मैंने आपको बताया था यूट्रस की वॉल होती है। ठीक है, तो उसी वॉल की तरफ चलते हैं और आपको फिर वो वॉल को एक्सप्लेन करते हैं, रिपीट करते हैं। ये जो यूट्रस है दोस्तों, यूट्रस है, इस यूट्रस को आपको बताया था कि 3 लेयर की वॉल होती है, अगर आपको याद हो 3 लेयर होती है वॉल में। और मैंने बताया था कि एंडोमेट्रियम, पायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम, जो सबसे आखिरी वाली लेयर है, उसी लेयर का नाम होता है एंडोमेट्रियम। और जब पीरियड होता है तो उस पीरियड के जो स्टार्टिंग के 5 दिन होते हैं, यही एंडोमेट्रियम की दीवार कटती है, ये एक टेम्परेरी दीवार है, और अंदर की दीवार कट करके ब्लड की सहायता से शरीर से बाहर बहती है। दिस इज द फेज ऑफ पीरियड्स। ओके, तो पूरा का पूरा जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है मेरे बच्चों, पूरा का पूरा जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, उसको हम आगे बांट सकते हैं, पहला फेज, दूसरा फेज और तीसरा फेज। पहले फेज को हम लोग ब्लीडिंग फेज कहते हैं। ये ब्लीडिंग फेज, ये पूरी की पूरी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल फीमेल्स में होती है, वो मानी जाती है कि 28 दिन की होती है।
28 डे। ये वेरी कर सकता है, कभी किसी दवा के खाने से, हो सकता है कोई प्रेगनेंट है वो दवा खाना शुरू करती हो, कोई बीमारी हो गई हो, एंटीबायोटिक्स वगैरह ले रही है, कोई और ट्रीटमेंट ले रही है, या किसी भी रीजन से खान पान मूवमेंट किसी भी चीज से ये थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है, 26-27 दिन में भी हो सकता है और 30-32 दिन में भी हो सकता है। इससे ज्यादा अगर डिफरेंस है तो वो बीमारी हो सकती है, फिर आपको अपने गाइनी से कंसल्ट करना चाहिए। तो ये क्या है, पहला फेज होता है ब्लीडिंग फेज। ब्लीडिंग फेज जो होता है वो 1 से 5 दिन होता है। यूजुअली जो फीमेल्स के 28 दिन के साइकिल में पहले 5 दिन होते हैं, पहले दिन से 5वें दिन तक, उसे हम ब्लीडिंग फेज कहते हैं। उस ब्लीडिंग फेज में हैवी ब्लीडिंग होती है, यानी इंडोमेट्रियम की दीवार कटती है और कट के बाहर निकलती है ब्लड की सहायता से। इसमें फीमेल्स को पेन भी होता है और ब्लीडिंग भी होती है। पहले दूसरे दिन बहुत ज्यादा, तीसरे दिन थोड़ा सा कम, चौथे 5वें दिन धीरे धीरे नॉर्मल होने लगता है। लेकिन ये भी सबके केस में नहीं है, अलग अलग लोगों के केस में ये वेरी कर सकता है। कुछ लोगों में 5 दिन हैवी ब्लीडिंग हो सकती है, कुछ दिनों में 1-2 दिन होगी, बाकी दिन आराम रहेगा। किसी को पेन ज्यादा, किसी को कम, वो डिपेंड करता है उसकी बॉडी में कितना एक्सरसाइज करता है, क्या उसकी फिजिकल एक्टिविटी है, उस पर ये सब डिपेंड करते हैं। ठीक है, तो पहला है ब्लीडिंग फेज। दूसरा होता है प्रोलिफेरेटिव फेज। प्रोलिफेरेटिव फेज, और प्रोलिफेरेटिव दिन होता है 6 से 14 दिन तक। ये सबसे खास इवेंट है। इस फेज में क्या होता है कि जो एंडोमेट्रियम की दीवार कट के गिर जाती है, तो 6वें दिन से हमारे बॉडी में हार्मोन्स में चेंज आता है और ये दीवार एक बार फिर से नई बनना शुरू हो जाती है। मैंने कहा ना, ये दीवार हर महीने बनती है और हर महीने गिरती है, और ये दीवार का निर्माण धीरे धीरे फिर से होना शुरू हो जाता है। इसी को हम प्रोलिफेरेटिव फेज कहते हैं। इस प्रोलिफेरेटिव फेज के 14वें दिन एक सबसे खास इवेंट होता है जिसे कहते हैं ओव्यूलेशन। इसी दिन हमारे फीमेल्स की ओवरी से ओवम निकलता है, और ओवम निकल के कहां पे आता है, हमारे यूट्रस में आता है, फैलोपियन ट्यूब में आता है। और उसी समय अगर इस 14th डे या उसके बाद 24 घंटे से 48 घंटे के बीच में 13, 14, 15, 16, 7, 6, 4 दिन जो है वो अनसेफ डे कहे जाते हैं। यानी इस दिन अगर मीटिंग होती है हस्बैंड वाइफ के बीच में और स्पर्म अगर अंदर जाता है, तो वो ओव्यूलेशन 14 डे होता है। अगर वो ओवम स्पर्म से फ्यूज करेगा तो यहाँ पे इम्प्लांट होगा और बेबी का डेवलपमेंट शुरू हो जाएगा। और अगर ऐसा नहीं होता है, स्पर्म ओवम फ्यूज नहीं होते हैं, बेबी का डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, तो ये 14 दिन के बाद तीसरा फेज शुरू हो जाता है जिसे हम लोग कहते हैं सिक्रीटरी फेज। सिक्रीटरी फेज, इस सिक्रीटरी फेज में क्या होता है, ये ओवम हमारा डिस्ट्रॉय हो जाता है, नष्ट हो जाता है, और ये एंडोमेट्रियम की दीवार पूरी तरह से मजबूत होने लगती है, मजबूत हो जाती है, और हार्मोन जो भी हार्मोन है, प्रोजेस्टेरोन, एससीजी, इन हार्मोन्स का सिक्रीशन शुरू कर देता है कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम क्या होता है, मैंने बताया था, जब ओवम ग्राफियन फार्किल निकला, ग्राफियन फार्किल से ओवम रिलीज कर दिया, क्या बन गया, कॉर्पस ल्यूटियम। तो वो सिक्रीटरी फेज होता है। ओवरऑल मेरे बच्चों आपको समझ में आ गया होगा कि मेंस्ट्रुअल साइकिल में कुल 3 फेज होती है। पहला है ब्लीडिंग फेज 1 से 5 दिन, दूसरा है प्रोलिफेरेटिव फेज 6 से 14 दिन, और तीसरा है आपका सिक्रीटरी फेज 14 से 28 दिन। और 28 दिन खत्म होने के बाद फिर से पहला फेज शुरू होता है और फिर से ब्लीडिंग यानी स्टार्ट हो जाती है, अगर फीमेल प्रेग्नेंट नहीं हुई तो। ठीक है, तो इन सभी फेज को हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया ब्रीफ में, मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया होगा। अगर आपने समझ लिया तो चलिए इसके नोट्स की तरफ चलते हैं और बारी बारी से देखते हैं। अच्छा, कहीं कहीं आपने देखा होगा कुछ कुछ नोट्स में ब्लीडिंग फेज और प्रोलिफेरेटिव फेज को एक साथ बताया गया है। आप बेहतर है कि 3 फेज को अलग अलग पढ़ें, ज्यादा अच्छा है। कहीं कहीं पे आपको तीनों फेज को, 2 फेज को मिला के एक फेज कहा गया है, जिसे कहते हैं प्रोलिफेरेटिव फेज, और उसे कहते हैं कि 1 से लेकर 14 दिन तक होता है। मतलब पहला फेज प्रोलिफेरेटिव, दूसरा सिक्रीटरी, 1 से 14, 14 to 28। कहीं कहीं ऐसा मिलेगा, लेकिन मैं आपसे जो कह रहा हूं ऐसे पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे और बहुत अच्छी आपकी तैयारी हो जाएगी। चलिए ठीक है, तो हम बढ़ते हैं इसके आगे, नोट्स की तरफ बढ़ते हैं और क्या क्या लिखा है, क्या क्या बातें हो रही है, चलिए इस पर बात करते हैं। ठीक है, तो ये मेंस्ट्रुअल साइकिल देख लीजिए, ये ग्रोथ की बात हो रही है। ठीक है, तो बारी बारी से हम डिस्कस करेंगे सही फेज के बारे में। व्हाट इज द मेंस्ट्रुअल साइकिल, किसे कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल, फिजियोलॉजी क्या है इसकी। ठीक है, इसको समझते हैं। A menstrual cycle begins with your period of menstruation। जिस दिन आपका ब्लीडिंग शुरू होता है उस दिन से menstrual cycle स्टार्ट होती है। And this is when you set the lining of your uterus। जिस दिन आपकी यूट्रस की दीवार झड़ करके, टूट करके गिरना शुरू हो जाती है। The cycle is a part of your reproductive system। आपके शरीर में प्रजनन तंत्र का एक भाग है, एक जरूरी हिस्सा है,
बॉडी को प्रेगनेंसी के लायक बनाता है। टिपिकल साइकिल लॉन्ग 54 टू 30 डेज, 24 से 28 दिन के आसपास ये साइकिल होती है। ठीक है, 3 इवेंट होते हैं। पहला मैंने कहा ब्रीडिंग फेज, मैं आपको समझा देता हूं, यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है। ब्रीडिंग फेज इट इज फ्रॉम 1 to 45 to 6 डेज। इसमें आपके एंडोमेट्रियम की दीवार कट करके ब्लड के साथ बाहर आती है और ब्लड के साथ बाहर आने के बाद उसमें हेवी ब्लीडिंग होती है। सेकंड फेज है प्रोलिफरेटिव फेज। इस फेज में क्या होता है कि इसमें साइकिल जो होता है उसमें प्रोलिफरेटिव फेज में 14 दिन तक होता है, 28 दिन की साइकिल में। ठीक है, इसमें क्या होता है कि हमारे बॉडी में जो भी मेंस्ट्रुअल एंडोमेट्रियम की दीवार कटने के बाद उसका फिर से फॉर्मेशन स्टार्ट होता है। सेक्रेटरी फेज में क्या होता है कि द नेक्स्ट फेज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल इज सेक्रेटरी फेज, जो 14 से 28 दिन चलता है। इस दिन हमारे बॉडी में प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बढ़ जाता है। ठीक है, प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बढ़ता है, जिसके कारण क्या होता है कि हमारा जो कॉर्पस लूटियम है वो एंडोमेट्रियम की दीवार को फिर से बनाना शुरू कर देते हैं सेक्रेटरी फेज में और पूरी तरह से मैच्योर करते हैं। और इन्होंने उल्टा कर दिया, मेंस्ट्रुअल फेज मैंने बताया ना, जो ब्लीडिंग फेज है उसी को मेंस्ट्रुअल फेज भी कहते हैं। इसलिए इसमें क्या होता है 1 से 4 दिन है, इसमें कोई भी साइकिल नहीं है, कोई फर्टिलाइजेशन नहीं होता है क्योंकि इसमें ओम नहीं निकलता है। ये सब आपने यहाँ पे देख लिया, मैंने आपको शॉर्ट में बताया। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रोसेस है, नेक्स्ट शेडिंग है स्पर्मेटोजेनेसिस। देखिए नाम से लग रहा है, जेनेसिस का मतलब होता है जनरेशन यानी निर्माण। नेक्स्ट टॉपिक है वो पीरियड वाला फेज खत्म, ठीक है, वो टॉपिक खत्म। स्पर्म मतलब होता है स्पर्म, शुक्राणु हिंदी में कहते हैं। किसी भी मेल के टेस्टिस के अंदर शुक्राणु बनने की प्रक्रिया को ही शुक्राणु निर्माण कहते हैं या स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इनसाइड द टेस्टिस, दिस इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस। तो स्पर्मेटोजेनेसिस इज द प्रोडक्शन ऑफ द स्पर्म फ्रॉम द प्रिमोर्डियल जर्म सेल। किससे होता है निर्माण, याद रखिएगा, जो प्रिमोर्डियल जर्म सेल कहां पाए जाते हैं, पाए जाते हैं हमारे टेस्टिस के अंदर। तो टेस्टिस के अंदर जो प्रिमोर्डियल जर्म सेल होते हैं उससे स्पर्म का निर्माण कहलाता है स्पर्मेटोजेनेसिस। Once the vertebrate prostaglandins arrive the genital ridge of the male embryo, they become incorporated into the sex cords। ठीक है, और जैसे ही ये vertebrate में कन्वर्ट होते हैं, जैसे कि किसी व्यक्ति के अंदर, कोई व्यक्ति जो है जब मेल है, अगर उसके अंदर वर्टिब्रेट डेवलप होते हैं ऑटोमेटिक उसके अंदर सेक्स कॉर्ड का फॉर्मेशन भी शुरू हो जाता है। ये पूरा का पूरा फेजेस है, कैसे कैसे स्पर्मेटोजेनेसिस बनता है। ठीक है, ये पूरा का पूरा मेटाफेज, ग्रुप, सटोरी फेज, ये सब है। इतना डिटेल आपको नहीं जानना है, बस आपको जानना है कि इसका डेफिनेशन क्या होगा, एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा। उसी तरह से oogenesis, जैसे स्पर्म का फॉर्मेशन इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस, उसी तरह से ओवम का फॉर्मेशन जो फीमेल्स के ओवरी में होता है उसे हम oogenesis कहते हैं। दिस इज कॉल्ड oogenesis, अंड का निर्माण। oogenesis, the differentiation of the ovum differs from spermatogenesis, the cervical। जो किसी जिस तरह से स्पर्म फॉर्मेशन होता है उसी तरह से फीमेल्स में ओवम का फॉर्मेशन कहलाता है oogenesis। ये किस तरह से स्पर्मेटोजेनेसिस से अलग है कुछ मामलों में। Whereas the gametes formed by the spermatogenesis is sessile to motile nucleus। जो स्पर्म बनाते हैं वो मोटाइल होते हैं, वो मूवमेंट करते हैं, जबकि फीमेल से निकलने वाले जो ओवम होते हैं वो बड़े सेल्स होते हैं, लेकिन उनके अंदर मोटाइल नेचर नहीं होता, वो मूवमेंट का नेचर नहीं होता। ये oogenesis की प्रोसेस है। ओवोनियम से बना प्राइमरी ओवोसाइट, प्राइमरी ओवोसाइट से बनता है सेकेंडरी ओवोसाइट, फिर सेकेंडरी ओवोसाइट से होता है मेयोसिस सेकेंड और फिर बनता है ओवम। ये एक 4 स्टेप की प्रक्रिया है, याद कर लीजिएगा। पहला स्टेप है ओवोनियम, ओवोनियम से होता है प्राइमरी ओवोसाइट बनता है, प्राइमरी ओवोसाइट से सेकेंडरी ओवोसाइट बनता है और सेकेंडरी ओवोसाइट में डिवीजन मेयोसिस डिवीजन होता है, जिससे ओवम का फॉर्मेशन। ये इसका पूरा का पूरा प्रोसेस है। ठीक है, प्रेगनेंसी एंड पोर्टुलेशन क्या होता है, पास्चुरेशन, ये आप जानते हैं। कुछ वर्ड हैं, कुछ टेक्निकल वर्ड्स हैं इसको आपको समझना है बायोलॉजी में। प्रेगनेंसी आप जानते हैं एक कंडीशन जब किसी कोई फीटस स्पर्म ओवम फ्यूज होकर एक फीटस मां के पेट डेवलप होता है तो उसे प्रेगनेंसी कहते हैं, और ऐसी वुमेन्स को प्रेग्नेंट वुमेन्स कहते हैं। द कंडीशन बिटवीन कंसेप्शन, फर्टिलाइजेशन ऑफ एन एग स्पर्म एंड बर्थ ड्यूरिंग द फर्टिलाइजेशन इज द यूट्रस। यानी प्रेगनेंसी एक ऐसी अवस्था है कि पॉपुलेशन के बाद फर्टिलाइजेशन से लेकर बच्चे की डिलीवरी के तक की जो पूरी की अवस्था है उसे हम प्रेगनेंसी कहते हैं। जबकि पॉस्चराइजेशन इन्वॉल्व्स द हीटिंग लिक्विड्स ऑफ द हाई टेंपरेचर फॉर शॉर्ट अमाउंट्स ऑफ द टाइम, दिस विल किल हार्मफुल माइक्रोब्स इन मिल्क। ये पॉस्चराइजेशन एक अलग प्रक्रिया है। आप दूध गर्म करते हैं ना, जब दूध गर्म करते हैं तो लुईस पास्चर ने इसकी खोज की, इसलिए इसको पॉस्चराइजेशन कहते हैं। जब दूध गर्म करते हैं तो उस पे कुछ बैक्टीरिया मर जाते हैं, वो शुद्ध हो जाता है, इसी प्रक्रिया को हम पॉस्चराइजेशन कहते हैं। ये यूज किया गया है एक्चुअली। ठीक है, क्योंकि बच्चों कहते हैं ना पॉस्चराइज्ड मिल्क पिलाएंगे, इसलिए इसको पॉस्चराइजेशन वर्ड एक टेक्निकल वर्ड है जो कभी-कभी आपसे पूछ लेगा, इसलिए आपको यहाँ पे ऐड करके बताया गया। तो ये ओवरऑल दोस्तों हम लोगों ने एचएपी की क्लास की आज तीसरा लेक्चर खत्म किया
और चैप्टर 15 खत्म। आप लोग बहुत परेशान थे 2 महीने पहले, सर एचएपी नहीं पढ़ा रहे, एचएपी नहीं पढ़ा रहे, और एचएपी यहाँ पे हुई खत्म। चैप्टर नंबर 1 से 15 तक कुल 31 या 32 वीडियोज हैं आपके प्लेलिस्ट में, यानी आपके कंटेंट सेक्शन में, एप्लीकेशन में। आप जाके सीक्वेंस से इस वीडियो को देखिएगा, रिवीजन कीजिएगा, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी इसके अपलोड हो चुके हैं। ठीक है, तो अब कौन से सब्जेक्ट बचे हैं, क्या पढ़ाने हैं, आप मुझे बताइएगा। लगभग आपका सिलेबस 90% कंप्लीट हो चुका है फर्स्ट ईयर का। कुछ पार्ट रह गए हैं, इसको हम डिस्कस करेंगे और टॉपिक बहुत जल्दी से खत्म। ठीक है, थैंक यू सो मच, टेक केयर, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, अलविदा।